बस बस अब बहुत हो गया, अब इस रीवा की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगी। कमरे में दाखिल होते ही काव्या शुरू हो गई। मैंने कह दिया ना कि अब से तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। सुन लो रीवा, तुम अभी के अभी यह घर खाली कर दो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। रीवा हैरान हो गई काव्या की बातें सुनकर। लेकिन भाभी हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन भाभी मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, मेरी बला से। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। काव्या का दिल पिघलाने के लिए रीवा आखिरी अस्त्र का प्रयोग करते हुए उनके पैर पड़कर फूटकर रोने लगी। अपना सिर उनके पैरों पर रखकर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना सामान खुद बाहर निकालोगी कि मैं वॉचमैन से कहकर बाहर फेंकवा हूँ? काव्या खिड़की से चोर निगाहों से रोनित के घबराए हुए चेहरे को देख रही थी। वे ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे, साथ ही बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। काव्या की कड़कती आवाज और उसके क्रोध से रीवा डर गई और निराश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज रोनित ने काव्या के विश्वास को तोड़ा था। काव्या के मन में विचारों की उमड़-घुमड़ मची हुई थी। 30 वर्ष से उसका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। रोनित जैसा पति पाकर वह सदा से अपने को धन्य मानती थी। वह मस्त मौला और हंसोट स्वभाव के थे। बात बात में कह लगाना उनकी आदत थी। रोते हुए को हंसाना उनके लिए चुटकियों का काम था। रोनित बहुत रसिक मिजाज भी थे। काव्या 2 प्यारी प्यारी बेटियों की सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। निधि और दीक्षा दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियां से छुट्टी पा चुकी थी। वह और रोनित दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। बड़ी बेटी निधि की शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, परंतु वह मां नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद आईपीएस से वह गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए काव्या का जाना आवश्यक था। लेकिन वह निश्चिंत थी, क्योंकि उसे रीवा पर पूर्ण विश्वास था कि वह घर और रोनित दोनों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती थी। रोनित हमेशा से छोटे बच्चों की तरह थे। अपने लिए 1 कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। रीवा के रहने के कारण काव्या बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। उस दिनों बाद निधि के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रोनित भी गुड़िया से मिलने आए थे। वे 2-3 दिन वहां रहे थे और चिरपरिचित अंदाज में बेटी निधि से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतजाम करके आना चाहिए था। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे। काव्या शर्मा गई थी। वह धीमी से बोली थी, आप ही बच्चों के सामने तो सोच समझकर बोला करिए। वह चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थी। मुंबई से वह 3 महीने तक नहीं लौट सकी। निधि की बिटिया बहुत कमजोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वह 10 दिन तक उस्मायन में रही थी। निधि की टांके भी नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए वह चाहकर भी जल्दी नहीं लौट सकी। उसका लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ। इसलिए आखिर में जब उसकी टिकट आ गई, तो उसने मन ही मन रोनित को सरप्राइज देने के लिए सोचकर कोई सूचना नहीं दी और बेटी निधि को भी अपने पापा को बताने के लिए मना कर दिया था। दोपहर का 1 बजा था। वह एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुंची। गाड़ी पोर्च में खड़ी देखकर उसका मन घबराया कि आज अमित इस समय घर पर क्यों है। वह दबे पांव घर में घुस गई। उसको बेडरूम से रीवा और रोनित की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वह अपने को रोक नहीं पाई। उसने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। रीवा बेड पर लेटी हुई थी। ये देख काव्या की आंखें शर्म से झुक गई। रीवा तो पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु रोनित इतना गिर जाएंगे, वह भी इस उम्र में। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। आज रोनित को देखकर लग रहा था, उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। इतने दिन बाद घर आने की उसकी सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह जलते हुए रेगिस्तान में अकेली झुलस कर खड़ी हुई है। दूर दूर तक उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी अपने कुछ संयत कर उसने जोर से दरवाजा खटखटा दिया था। जानी पहचानी आवाज रोनित की थी। रीवा, देखो इस दोपहर में कौन आ मरा। रीवा अपनी साड़ी और बाल ठीक करते हुए दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांका। काव्या को देखते ही उसके होश उड़ गए। काव्या ने जोर से पैर मारकर दरवाजा पूरा खोल दिया। रोनित और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। वे पत्नी को अचानक सामने देख आश्चर्य से भर उठे थे। अपने को संभालते हुए बोले, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैं तुम्हारी रंगरेलियां कैसे देख पाती।
तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे बुखार था, इसलिए रीवा से मैंने सर दबाने को कहा था। रोनित, कुछ तो शर्म करो। मिमियाती सी धीमी आवाज में रोनित बोले, तुम जाने क्या सोच बैठी हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या ने हिकारत से रोनित की ओर देखा था। क्रोध में वह थर थर कांप रही थी। उसने जोर से रीवा को आवाज दी, वाह रीवा वाह, तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया। सब लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते रहे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी थी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। काव्या आज खुद को कोस रही थी। क्यों रीवा पर इतना विश्वास किया? वह ड्राइंग रूम में जाकर चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर में रोनित उसके लिए खुद चाय बनाकर लाए। उसके पैरों के पास बैठकर धीरे से बोले, प्लीज मुझे माफ कर दो। वह तो मैं बोर हो रहा था, इसलिए टाइम पास करने के लिए उससे बातें कर रहा था। रोनित, तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो, ये सब कब से चल रहा था? काव्या, तुम्हारी कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। तो ठीक है, जो बाकी है वह भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो मैं फिर से चली जाती हूँ। निधि को इस समय मेरी बहुत जरूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भाग आई हूँ, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुके हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। रीवा की सिसकियों की आवाज और सामान समेटने की आवाज बीच बीच में आ जाती थी। घर उजड़ रहा था। काव्या दुखी थी। उसे रीवा से ज्यादा रोनित दोषी लग रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्यों दोष दे। कुछ भी हो, रीवा को ही यहाँ से हटाना आवश्यक है। वह उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने रीवा को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था, लगभग 20 वर्ष पहले। आशा जी ने रीवा को उसके पास काम के लिए भेजा था। उसकी कामवाली हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी सास के सारे काम करते करते उसकी हालत खराब थी। उसे नई कामवाली की सख्त जरूरत थी। आशा जी ने कह दिया था, रीवा नहीं है, इसलिए निगाह रखना। वह अतीत में खो गई थी। रीवा का जीवन तो उसके लिए खुली किताब है। 20 वर्ष की रीवा का रंग दूध की तरह सफेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निरहिता था। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई एक बच्चे की उंगली पड़े हुए तो दूसरे को गोद में उठाए हुए कातिल निगाहों से काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त जरूरत थी। उसके माथे की जख्म को देख काव्या पूछ बैठी थी, ये चोट कैसी लगी तुम्हारे? रीवा धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसिया फेंक कर मारा था। वह माथे को छूता हुआ निकल गया था। उसी से घाव हो गया है। ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ। यहाँ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा किसी को जानती नहीं। काव्या को रीवा पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? वह पूछ बैठी थी। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती वे दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है। 2 बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। काव्या को रसोई के अंदर पड़े हुई ढेर सारे झूठे बर्तन याद आ रहे थे। उसने रीवा से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किया, स्टैंड में लगाए। स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोंछा भी लगा दिया था। उसके काम से वह निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे वह उसकी मुरीद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों की पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौने से खेलते और बचा कुचा खाना खाते। रीवा मेरे घर के सारे काम को मन लगाकर करती थी। मेहमानों के आने पर वह घर के कामों के लिए ज्यादा समय देती। वह भी उसका पूरा ध्यान रखती। तीज त्योहारों पर वह बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती थी। रीवा भी काव्या के एहसान तले दबी रहती थी। काव्या को अपना आत्मीय समझ वह अपने दिल की बातें कह देती थी। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। रीवा ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया था। कहीं झाड़ू तो कहीं बर्तन तो कहीं खाना बनाना। वह देखती थी जैसे ही चिड़िया अपनी चोंच में दाने भरकर सीधा अपने घोंसले पर रुकती है, वैसे ही वह कहीं से कुछ मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते तो उन्हें काट पीट कर बच्चों की माप की बनाकर पहनाती। उसके काम से काव्या बहुत प्रभावित थी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उसे दे दी थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी। रीवा एक दिन राकेश को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ।
काव्या उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली थी कि आदमी को अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह दूसरा भी न हाथ उठाने लगे। रीवा ने खुशी खुशी बताया था कि वह मेरे बच्चों को अपनाएगा और वह पहले की तरह ही काम करती रहेगी। वह 10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। रोनित को पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में। वह तुम्हें गच्चा दे गई, अब दूसरी ढूंढो। इसके भी पर निकल आए हैं। रीवा अपने वादे की पक्की निकली। वह 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु ये क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब वह नई नवेली के रूप में थी। लाल बड़ी सी बिंदिया उसके माथे पर सजी हुई थी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, गोरे गोरे पैर पायल, बिछिया और रंगना से सजे हुए थे। हाथों में भर भर हाथ चूड़ियां और चटक लाल चमकीली साड़ी पहने हुई थी। वह चेहरे पर शर्म की लाली थी। काव्या ने मजाकिया लहजे में उससे पूछा था, क्यों री, क्या मंडप से सीधे उठकर चली आई है? रोनित तो एकटक उसको निहारते रह गए थे। धीरे से बोले, ये तो छम्मक छल्लो दिख रही है। वह तो बहुत खुश थी कि चलो, इसकी जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी। जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को गोसिप का एक नया विषय मिल गया था। काश उस दिन मैसेज गुप्ता की बात काव्या मान लेती। उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, ये बदचलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से हैं। रेखा जी ने नहले पर दहला मारा था, ये बहुत बदमाश औरत है, हम लोगों से साड़ी सूट मांगकर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही बेच देती है। काव्या तलखी से बोली थी, इन बातों से उसे क्या मतलब है, उसका काम वह ठीक से करती है, बस इतना ही काफी है। रीवा ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिख दिया गया था। राकेश से शादी के बाद बच्चों से उसका ध्यान बंटने लगा था। वह बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना बनाकर इधर उधर घूमा करते थे। बेटा हरीश पान मसाला खाता, पैसा चुराकर जुआ खेलता। बेटी हीरा चौल के लड़कों से नजरें लड़ाती। दोनों बच्चों की वजह से उसकी और राकेश के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। राकेश भी नकली चेहरा उतारकर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वह हीरा को लेकर आई थी। बोली, ये दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। हीरा को देखे हुए उसे काफी दिन हो गए थे। वह जीन्स कुर्ती पहनकर आई थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। वह स्वयं उस खूबसूरत परी को एकटक देखती रह गई थी। वह हाथ में मोबाइल पकड़े हुई थी। उसका मोबाइल थोड़ी थोड़ी अंतराल में बजता रहा। वह कमरे से बाहर जाकर देर देर तक बातें करती रही। वह समझ गई थी कि हीरा का किसी के साथ चक्कर जरूर है। उसने रीवा को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। शायद वह भी इन बातों से वाकिफ थी। उसने राकेश की सहायता से आनन फानन उसकी सगाई करवा दी थी। रीवा खुश होकर लड़की वालों के द्वारा दिया गया सोने का हार उसे दिखाने भी लाई थी। उसे इशारों में उससे 10,000 रुपए की फरियाद भी कर दी थी। रोनित ने उसे 10,000 देने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई थी। वह नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें रीवा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज्यादा काम वही उनका करती थी। उनको रोज नहला धुलाकर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती थी, रोज उनके पैरों में मालिश किया करती थी। उनकी नज़र से वह बदचलन औरत थी। काश उस समय वह उनकी बातों पर ध्यान दे देती तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। रोनित और उसके डर से अम्मा जी उसे भगा नहीं पाती थी, वरना वे उसे एक दिन ना टिकने देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि हीरा अपनी प्रेमी के साथ वह सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई। रीवा की रोने धोने के कारण राकेश ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वह उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर बाद जब हीरा की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले वह बेटी के पास पहुंची थी। यहाँ वहां भागकर चांदी के कड़े खरीद लाई थी और 5 फ्रॉक भी खरीद लाई थी। उसकी आवाज और चेहरे से खुशी झलकी पड़ रही थी। बोली थी, भाभी हम नानी बन गए हैं, वह है तो मेरी नातिन। काव्या मुस्कुराकर उसको देखती रह गई थी। मन ही मन वह बोली थी, कितनी भोली है बेचारी। उसने रीवा को 500 का नोट पकड़ा दिया था। उसे याद आया था दीक्षा के बेटा हुआ था तो वह कितनी खुश हुई थी। रोनित ऑफिस आ गए थे। उन्होंने उसे रुपए देते हुए देख लिया था। वह बोले, ये बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना मतलब सिद्ध करती है। वह बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, जरूरत की समय वह हमेशा हाजिर रहती है, यह नहीं देखते आप। ठीक है। इधर राकेश दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वह रोज शराब पीने लगा था। वह पीकर देर रात में आता और हंगामा करता। अक्सर रीवा पर हाथ भी उठाने लगा था।
रीवा सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन रोनित काव्या से बोले थे, तुम्हारी रीवा आजकल बहुत चुप चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो उससे, यदि पैसों की जरूरत हो तो दे दो। नहीं, पैसे की बात नहीं है। राकेश और हरीश दोनों शराब पीने लगे हैं। राकेश किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी पड़ गया है। रोनित आश्चर्य से बोले थे, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत होने के बावजूद वह दूसरी औरत पर मुंह मार रहा है। रीवा इधर काम पर आती थी, उधर राकेश की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वह उसके घर में ही अपना हक जताने लगी थी। यदि वह कोई शिकायत करती तो राकेश रीवा की पिटाई कर देता था। रीवा किसी भी तरह अपने और राकेश के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता था तो वह रीवा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता था। वह पिघल जाती थी। ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा था। वह अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर हरीश भी आवारा लड़कों के साथ चोरी, शराब आदि का शौकीन बन गया था। रीवा के यहाँ वहाँ छुपाए हुए पैसे वह चुपचाप गायब कर लेता था और राकेश का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा था तो बोला, हमारे मालिक ने हमें इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन हरीश के पर्स में रुपयों की गड्डी को देख उसका माथा ठनका था, परंतु हरीश ने उसे पट्टी पड़ा दी थी। वह भी ममता की मारी बुलावे में आ गई थी, परंतु एक दिन वह चौल की एक लड़की को फुसला कर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने राकेश और रीवा को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। 4 दिन के अंदर पुलिस ने हरीश को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने की जुर्म में हरीश को जेल में बंद कर दिया गया था। राकेश की प्रेमिका सिमरन ने अपनी कोशिशें से राकेश को छुड़ा लिया था। पुलिस ने रीवा को भी छोड़ दिया था। अब राकेश का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सौत सिमरन का हक राकेश और उसके घर दोनों पर हो गया था। रीवा लुटी पिटी काव्या के पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देख उसका दिल पिघल उठा था। रोनित के लाख मना करने पर भी उसने रीवा को घर पर रख लिया था। वह बहुत खुश थी। काव्या को रीवा के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वह उसे घर और बाजार के सारे काम करवाती थी। उसको यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अक्सर वह अपने बच्चों और राकेश को याद करके आंसू बहाने लगती थी। ये देख काव्या का दिल पिघल उठा था। आज इसी रीवा की वजह से उसके घर का सुख चैन लूट गया था। शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसे बिजली चलाने का भी होश नहीं था। आज उसके जीवन में ही अंधकार छा गया था। वह जब से यहाँ आए अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज वह बहुत व्यथित थी। जीवन से निराश होकर उसकी मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। रोनित की आवाज से वह वर्तमान में लौट आई थी। वे उसे मोबाइल देकर बोले, लो, निधि का 2 बार फोन आ चुका है। कह रही है क्या बात है? माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है। सुबह यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उनको फोन दीजिए, वह मुझसे बात करें। गुड़िया बहुत रो रही हैं। काव्या के हेलो बोलते ही निधि खींच कर बोली थी, क्यों माँ, पापा मिल गई तो मुझे और मेरी गुड़िया सबको भूल गई। कम से कम पहुंचने की खबर तो दे देती। काव्या अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज को सामान्य करते हुए बोली थी, ना बेटा, फ्लाइट में फोन बंद कर दिया था और फिर उसे ऑन करना ही भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर हींग मल दो। पेट दर्द से रो रही होगी। उसने फोन काट दिया था। सामने खड़े रोनित का मुंह उतरा हुआ था। वे हाथ जोड़कर उसे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफी का इशारा कर रहे थे। काव्या कसम किस्में थी, क्या उसका और रोनित का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा। वह सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुद्रा में बैठी थी। रोनित अपने अंगर हाथों से सैंडविच और दूध बनाकर लाए थे। काव्या, तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, लेकिन प्लीज पहले ये सैंडविच खा लो। काव्या को याद आया कि रोनित को तो मधुमेह है और पिछले कई घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया। रोनित बोले थे, मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब काव्या ने सिर उठाकर रोनित पर भरपूर निगाह डाली तो वह काफी कमजोर कर रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर उसका दिल कसक उठा था। यदि रोनित को कुछ भी हो गया तो। उसने सैंडविच उठा ली थी। रोनित ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया था। रात दिन मजाक करने वाले हंसोड़ा रोनित को चुप और गुमसुम देख उसे अटपटा लगा, परंतु आज वह मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी।
वह आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। वह रोनित की परछाई से भी इस समय दूर जाना चाह रही थी। रोनित की उदास और पनीली आंखें चारों तरफ उसका पीछा कर रही थी। आज काव्या दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जहां कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपने दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सके। उसे घुटन महसूस हो रही थी, उसको अपनी दुनिया सुनी और वीरान लग रही थी। पीछे से रोनित की धीमी सी आवाज उसके कान में पड़ी थी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा। आज उसके बढ़ते कदम नहीं रुके थे। वह रोनित को अनदेखा करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी थी और साथ ही साथ रीवा को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग भी दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।